तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है पानी और खनिजों का अवशोषण करना होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दोस्तों याद रखना, जो बड़ी आंत होती है वहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। पाचन क्रिया करने के बाद जब अपना अपशिष्ट पदार्थ जब बड़ी आंत में पहुँचता है तो वहाँ पर पानी की मात्रा जो होती है वो अवशोषित कर ली जाती है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको ठोस बनाता है। यदि पानी की मात्रा अवशोषित नहीं होती है तो याद रखना, दस्त जैसी समस्या इंसानों को परेशान करने लगती है। इसलिए बड़ी आंत में पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। इसका स्थान और आकार कैसा होता है? ये छोटी आंत के बाद स्थित होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबाई होती है बड़ी आंत की। तो दोस्तों इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर लंबा होती है। और कार्य पूछा जाए तो पानी, खनिज और विटामिन का अवशोषण होता है इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? एक होता है असेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, डिस्केंडिंग होता है, कोलन होता है। याद रखना, फ्लोरा जो होता है दोस्तों, बैक्टीरिया जो पाचन में मदद करते हैं और विटामिन उत्पन्न करते हैं। एक फ्लोरा नामक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। पर कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो बड़ी आंत में पाया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर फ्लोरा है जो कि पाचन में मदद करता है और विटामिन उत्पन्न करते हैं। बड़ी आंत में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? जैसे कब्ज, दस्त, कोलन कैंसर, ये सभी समस्याएं हो सकती है। दस्त कब होगा दोस्तों? जब मैंने बताया कि यहाँ पर जो पानी होता है यहाँ पर अवशोषण यदि नहीं हो पाता है पदार्थ का तो वो पतला पतला डायरेक्ट निकलने लगता है। तो पानी का अवशोषण होता है और मल को ठोस बनाने में यह मदद करता है। तो यह हो गया दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन? छोटी आंत में उंगली जैसा कौन सा प्रक्षेपण होते हैं दोस्तों जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं? छोटी आंत में छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उसको दोस्तों बोला जाता है विलाई। विलाई दोस्तों बोला जाता है। ये आंत में छोटी छोटी उंगलीनुमा आभार संरचना होती हैं। ये आपकी छोटी आंत हो गई। छोटी आंत के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। उसका काम क्या होता है? जो भी मिनरल्स जाते हैं उसको अवशोषण छोटी आंत के द्वारा, इन्हीं के द्वारा होता है। इनको विलाई बोला जाता है। याद रखना, विलाई बोला जाता है। विलाई के बारे में देखते हैं क्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि ये छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर छोटे छोटे उभार होते हैं। यह क्या करते हैं? पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका कार्य क्या है दोस्तों? जैसे शर्करा, अमीनो एसिड, विटामिन को रक्त और लिम्फ प्रणाली में अवशोषित करने का काम करता है। मतलब यहीं से अवशोषित करके यह रक्त और प्रत्येक बॉडी में पहुंचाता है। यह दोस्तों एपिथेलियम कोशिकाओं के बना होता है और जो कि सूक्ष्म रेशे की जैसे होती हैं। इसका महत्व क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र की क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे शरीर को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों पाचन के बाद यह क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं जिससे पाचन तंत्र और अधिक मजबूत होता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक? पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है जो मुंह को पेट से जोड़ता है? ये वाला प्रश्न दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन सा भाग होता है पाचन तंत्र का जो मुख से लेके पाचन तंत्र का पेट से जुड़ा हुआ होता है? तो ये वाला पार्ट का पूछा गया है। यह मुख से दोस्तों भोजन अंदर जाता है तो कौन सा पार्ट है जो पेट तक जाता है? ऑप्शन दिया गया इसोफेगस, फेरेक्सिन्स, ट्रैकिया या ड्यूडेनम। तो दोस्तों पाचन तंत्र का इसोफेगस ग्रसनी बोला जाता है दोस्तों। मुंह को पेट से जोड़ने वाला भाग होता है इसोफेगस। याद रखना। इसोफेगस के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मुंह से पेट तक भोजन को तरल पदार्थों को पहुंचाता है। यानी मुंह से जो आप भोजन करते हैं तो इसोफेगस नलिका के द्वारा पेट तक जाता है। यह क्या होती है दोस्तों? ये एक नलिका होती है जिसमें मांसपेशियां होती है जो भोजन को धकेलती रहती है। इनके अंदर दोस्तों एक गति होती है कुछ इस प्रकार की। ये संकुचित गतियों के द्वारा भोजन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो संकुचित होती है, कहीं पर विस्तारित होती है, कहीं पर संकुचित होती है। तो इस गति के द्वारा दोस्तों भोजन आगे बढ़ता है। इसी गति को बोलते हैं दोस्तों क्रमानुकुंचन गति।
इसकी लंबाई दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ईसोफेगस जो होती है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह क्या होता है दोस्तों, पेट को एसिड को एसोफेगस में वापस जाने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गति होती है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है। यह मेन काम इसका ये भी होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है स्टमक में, यह वापस मुंह पे नहीं आता है। इसमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, जैसे GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स और एसोफेगल कैंसर जैसी समस्याएं इसमें उत्पन्न होती है। तो याद रखना ईसोफेगस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियों की गति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? दोस्तों आपने सोचा होगा कि हम जो मुंह से खाना खाते हैं वो पेट तक किस गति से जाता है, और पेट के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत और इसके बाद रेक्टम और उसके बाद बाहर किस गति से निकलता है। इसकी कोई एक गति होगी दोस्तों। इसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसमें एक गति होती है, आंतों के बीच में एक गति होती है, उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, अंतराल गति। अंतराल गति क्या होती है दोस्तों, एक निश्चित गति से दोस्तों भोजन आगे बढ़ता है, और यह गति यदि प्रभावित हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि यदि तेज गति हो गई तो दोस्तों न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते हैं और डायरेक्ट खाना बाहर निकलने लगता है, यानी जैसे आप खाओगे दस्त के रूप में बाहर निकलता है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और यदि इसकी स्पीड कम हो गई तो बहुत देर तक खाना इसी के बीच में रुका रहता है, हाथों के बीच में, और इससे हमें समस्याएं होती है। तो इसकी एक निश्चित गति होती है जिसको दोस्तों पेरिस्टाल्सिस गति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मांसपेशियों की गति होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो भोजन होता है वो एक गति के द्वारा आगे बढ़ता है। पेरिस्टाल्सिस गति के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, लहरदार संकुचन प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो होता है भोजन जो होता है पाचन तंत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसकी संरचना के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके कार्य देखो, भोजन को मुंह से पेट तक फिर आंतों तक पहुंचाने में इसका मेन फंक्शन होता है। इसका महत्व क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि यह कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र में सहायक होता है। वेयर इज द पैनक्रियाज लोकेटेड इन द बॉडी? पैनक्रियाज शरीर में कहाँ स्थित होता है? जो अग्नाशय होता है वो शरीर में कहाँ पर स्थित होता है? पेट के नीचे होता है, यकृत के नीचे, बड़ी आंत के अंदर या हृदय के पास? दोस्तों जो अग्नाशय होता है वो पेट के नीचे होता है। जो स्टमक होता है, आपने देखा होगा डायग्राम में, यहाँ पर स्टमक होता है, यहाँ पर लीवर होता है। तो ये जो स्टमक होता है यहीं के नीचे एक अग्नाशय होता है। फिर यहाँ से दोस्तों छोटी आंतें होती है, छोटी आंत के बाद ये फिर बड़ी आंत हो जाती है और फिर बाहर निकल जाता है। तो जो स्टमक पेट के नीचे वाला जो भाग होता है यहाँ पर, इसी को अग्नाशय बोला जाता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। याद रखना, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद स्टार्ट होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो जैसे दोस्तों आप अपने मुंह में भोजन रखते हैं वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही मुख से स्टार्ट हो जाता है जो कि छोटे छोटे ग्लूकोज के अणुओं में टूटता है। पूरी तरह नहीं टूट पाता है, इसलिए उसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में जाके होता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज का ही पॉलीसैकेराइड रूप है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लार में मौजूद जो अल्फा एमाइलेज होते हैं वह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, और छोटी आंत में पैनक्रियाज अल्फा एमाइलेज और अन्य एंजाइम जैसे माल्टेज और सुक्रेज माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्लूकोज छोटी आंत की दीवारों में अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर देखें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो अपने अणुओं में टूटकर यह अवशोषित हो जाते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा पाचन रस ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम को में भरपूर होता है? कौन सा पाचन रस दोस्तों जो होता है
ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम से भरपूर होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशयी रस। जो पैनक्रिया होता है वहाँ पर ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम रिलीज होते हैं, तो यहीं पर ये लाइपेज और ट्रिप्सिन हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो अग्नाशय होता है वह किस प्रकार के जूस का उत्पादन करता है? यहाँ पर दो प्रकार के जूस का उत्पादन होता है, एक एक्सोक्राइम होता है, एक एंडोक्राइम होता है। तो इस प्रकार पर इसका कार्य क्या क्या है? अल्फा अमाइलेज जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, लाइपेज जो होता है वसा इन फैट को पाचन करता है। फैट का पाचन के लिए दोस्तों लाइपेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। बाइकार्बोनेट जो होता है दोस्तों पेट के एसिड को न्यूट्रल करता है, जिससे आंत में उपयुक्त पीएच स्तर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु हमने देखा। छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटी आंत होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इसका जो पहला पार्ट होता है दोस्तों ड्यूडेनम, याद रखना ग्रहणी, हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है दोस्तों जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों इलियम। याद रखना इलियम इसका तीसरा पार्ट है, यानी ऊपर के तीनों पार्ट ही छोटी आंत के हैं, तो यहाँ पर याद रखना ड्यूडेनम इसका पहला पार्ट होता है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन? हमने पहले प्रश्न में देखा है कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। हमने देखा कि बड़ी आंत में कोई एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि विटामिन का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर विटामिन के, बड़ी आंत में विटामिन के का उत्पादन होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। दोस्तों विटामिन के हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में आप कमेंट करके उत्तर बताना। बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, जो बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये दोस्तों लाखों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। माइक्रोबायोम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मदद करता है। ये क्या क्या करते हैं दोस्तों? जो फाइबर होता है हमारे शरीर में उसका पाचन करता है। जैसे बैक्टीरिया फाइबर और अन्य अवशोषित नहीं हो पाने वाले पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे गैस, लैक्टिक एसिड और छोटी श्रृंखला वाले फैटी एसिड में उत्पन्न होते हैं, जो कि शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं। कुछ विटामिन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि विटामिन के, विटामिन B12, बायोटिन और फोलिक एसिड का उत्पादन करते हैं। सामान्य बैक्टीरिया का संतुलन दोस्तों, यह बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और आंत की सुरक्षा में योगदान करते हैं। सभी प्रकार के बैक्टीरिया दोस्तों हमारे लिए घातक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ी आंत में ये वाला बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म भी करता है और कुछ विटामिन भी उत्पन्न करता है। तो ये रहा दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी? यदि प्रश्न अच्छा लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया सिस्टम को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।